Good morning, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. So let us start with my topic. Today's topic is motor characteristics. In this lecture, we study about the motor characteristics and power factor. So let us start with my topic, motor characteristics and power factor. At first, we study about the motor characteristics. So the motor characteristics is that here जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो हम उसमें टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है, और स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, ठीक है। जब हम डीसी मोटर की बात करते हैं तो टीआईए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों जरूरी है, ठीक है, रीजन क्या है कि हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के उपयोग के द्वारा हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम ये बताते हैं कि हमारी जो मोटर है उसका पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, तो हमारी मोटर का बिहेवियर कैसा होगा। तो मोटर का बिहेवियर पता करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स का हम उपयोग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अलग अलग मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उसका उपयोग करते हैं कोई भी मोटर का बिहेवियर पता लगाने के लिए कि उस पर्टिकुलर मोटर का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। जो जैसे यदि हम बात करें, यदि आपका स्पीड बढ़ रहा है, डीसी मोटर की बात कर रहा हूं, यदि स्पीड बढ़ रहा है तो उसके ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका फ्लक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको पता लगाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स उपयोगी है, यानी कि जो कोई भी पर्टिकुलर मोटर का बिहेवियर पता लगाने के लिए उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हम कोई भी पर्टिकुलर मोटर का बिहेवियर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी ये सब मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, जैसे टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डीसी मोटर का बिहेवियर पता लगाने के लिए उपयोग में आती है, ठीक है। इसी प्रकार जो सभी मोटर्स की बात करूं तो सभी मोटर्स के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस पर्टिकुलर मोटर का बिहेवियर पता लगाने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर मोटर का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो इससे यहाँ पे हम जो मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2-3 फैक्टर को 2 या 3 फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पर केवल एसी मोटर की बात करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो हम यहाँ पे केवल एसी मोटर की बात करेंगे। ये तो आपको पता है कि जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या होता है 120 F/P, ठीक है। द स्पीड ऑफ द मोटर इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन ए गिवन टाइम फ्रेम। एक दिए हुए टाइम फ्रेम में जो मोटर की स्पीड है, द स्पीड ऑफ द मोटर इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन ए गिवन टाइम फ्रेम, टाइपिकली रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसमें टिपिकली इसमें होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी आरपीएम होता है। The speed of AC motor depends on the frequency of input power and the number of poles for which the motor is bound. जो AC मोटर की जो हम यहाँ पे पर्टिकुलर AC मोटर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, AC मोटर की कैरेक्टरिस्टिक दे गए हैं। तो जो स्पीड है AC मोटर की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनपुट पावर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो नंबर ऑफ पोल्स जिसके लिए मोटर को बाउंड किया गया है, जिस पर मोटर को बाउंड किया गया है, जिस नंबर ऑफ पोल्स के लिए मोटर को बाउंड किया गया है उसके ऊपर जो है स्पीड है इस मोटर की वो डिपेंड करती है, ठीक है। द सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएम इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो निम्नलिखित इक्वेशन के द्वारा हम जो सिंक्रोनस स्पीड है जिसको आरपीएम में लिखा जाता है रिवॉल्यूशन पर मिनट में, जो सिंक्रोनस स्पीड है आरपीएम में उसको निम्न इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। तो सिंक्रोनस स्पीड इक्वल्स टू ns इक्वल टू 120 F/P, where F is the frequency and P is the number of poles and ns is the synchronous speed in rpm। अब यहाँ पे जो हमारा है ns बराबर 120 F/P। यदि हम सिंक्रोनस स्पीड को, यदि हम स्पीड को बढ़ाना चाहें, ठीक है, यदि हम स्पीड को वेरी कराना चाहते हैं तो हमारे पास 2 फैक्टर है। नंबर ऑफ पोल्स को वेरी करा के हम स्पीड में वेरिएशन कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के हम जो स्पीड है उसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि F और P को वेरी कर सकते हैं तो हम स्पीड को भी वेरी करा सकते हैं। यदि F और P को हम वेरी करा सकते हैं तो स्पीड को हम वेरी करा सकते हैं, ठीक है।
इससे हम ये कह सकते हैं कि यदि हम फ्रीक्वेंसी को और नंबर ऑफ पोल्स को वेरी करा सकते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड को भी हम वेरी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है जबकि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के बहुत से मेथड्स हैं। ठीक है, यदि हम सिंक्रोनस स्पीड को वेरिएशन लाना चाहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को वेरी कराना चाहते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हैं, एफ और पी को वेरी करा के सिंक्रोनस मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है उसको वेरी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी को वेरी कराने के बहुत से मेथड है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग करके। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोल्स को वेरी कराना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ पोल्स है वो डिजाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जब मोटर डिजाइन होती है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ पोल्स फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स को वेरी कराना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये मोटर की डिजाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि मोटर को डिजाइन करते समय नंबर ऑफ पोल्स को फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए ये जो है वो डिजाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, इसलिए नंबर ऑफ पोल्स को वेरी कराना इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को वेरी नहीं करा सकते, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं करा सकते। ठीक है, हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अवेलेबल है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने की जो प्रोसेस है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं इंडियन मोटर्स हैव सिंक्रोनस स्पीड लाइक 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500, 375 आरपीएम। जो इंडिया में जो मोटर्स काम में आ रही हैं उनकी सिंक्रोनस स्पीड होती है 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500, 375 corresponding to the number of poles 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 16। इनके सापेक्ष इनके जो नंबर ऑफ पोल्स है इस स्पीड के सापेक्ष, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड है 3000 उसके सापेक्ष नंबर ऑफ पोल्स 2, 1500 के सापेक्ष 4 नंबर ऑफ पोल्स, 1000 का यदि सिंक्रोनस स्पीड है तो उसके सापेक्ष 6, 750 के लिए 8, 600 के लिए 10, 500 के लिए 12 और 375 के लिए 16 नंबर ऑफ पोल्स की जो मोटर है वो इंडियन मोटर्स अवेलेबल है। ठीक है, एंड गिवन द मैन फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल पर सेकंड, और इनकी जो मैन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी जाती है, मैन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकंड दी जाती है। ठीक है, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे f इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और साइकिल्स पर सेकंड है ना। f जो है हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड है। ठीक है, तो ये इंडियन मोटर्स हैं जिनकी सिंक्रोनस स्पीड इस तरीके से है और उनकी नंबर ऑफ पोल्स उनके सापेक्ष ये है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं द एक्चुअल स्पीड with which motor operates will be less than synchronous speed, will be less than synchronous speed, less than ns लिख देता हूं, ns का मतलब synchronous speed, will be less than synchronous speed. The difference between synchronous speed, the difference between synchronous speed, the difference between synchronous speed
difference between synchronous speed and full load speed is called slip. And full load speed is called slip. Is called slip. Is called slip, and it is measured in percentage. And it is measured in परसेंट. इसको परसेंट में मेजर करते हैं स्लिप को, ठीक है. एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. By using this equation, slip which is in percentage, which is equals to synchronous speed minus K full load speed. Synchronous speed minus full load speed upon synchronous speed into 100. Synchronous speed into 100. तो ये हमारा synchronous speed का फॉर्मूला, जो स्लिप का फॉर्मूला हो गया परसेंटेज में. As per relation stated above, the speed of an AC motor is determined by the speed of AC motor is determined by speed of AC motor is determined by the number of motor poles, and by the input frequency. Here the actual speed with which motor operates will be less than synchronous speed. यदि यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में स्टडी करें तो द एक्चुअल स्पीड विद विच मोटर ऑपरेट्स, एक्चुअल स्पीड जिस पर मोटर ऑपरेट करती है विल बी लेस देन सिंक्रोनस स्पीड. वो हमेशा क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से लेस देन होती है. ठीक है, जो एक्चुअल स्पीड है जिस पर मोटर ऑपरेट कर रही है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा लेस देन होती है, कम होगी. ठीक है. The difference between synchronous speed and full load speed is called slip. जो सिंक्रोनस स्पीड और फुल लोड स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है वो स्लिप कहलाता है और इसको परसेंट में मेजर करते हैं. इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. इस स्लिप को निम्नलिखित इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं. स्लिप व्हिच इज इन परसेंटेज फॉर्म. स्लिप परसेंटेज इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस के फुल लोड स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100. तो स्लिप का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100. दिस इज द स्लिप इन परसेंटेज फॉर्म. तो परसेंटेज में यदि हम स्लिप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लिप इन परसेंटेज. ठीक है. एज पर रिलेशन स्टेटेड अबव, इस रिलेशन जो दिया गया है, द स्पीड ऑफ एसी मोटर इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ मोटर पोल्स एंड बाय द इनपुट फ्रीक्वेंसी. जो एसी मोटर की जो स्पीड है उसको मोटर के नंबर ऑफ पोल्स के द्वारा और इनपुट फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. जो अब यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके की मोटर होती है. पहली होती है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ पोल्स है उनको चेंज करना इतना आसान नहीं है.
वेरी कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मोटर की डिजाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जब मोटर डिजाइन होती है तो उस टाइम पे नंबर ऑफ पोल फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है, स्क्विरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम नंबर ऑफ पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो स्लिप का फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100। यदि आप परसेंटेज में चाहते हो, परसेंटेज में मेजर करते हैं स्लिप को, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा परसेंटेज स्लिप निकालने का, सिंक्रोनस स्पीड माइनस के रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड इनटू 100। स्लिप आपको ये दिखाती है कि आपके स्टेटर और रोटर के बीच में कितना रिलेटिव मोशन है। स्लिप क्या बताती है कि आपके स्टेटर और रोटर के बीच में कितना रिलेटिव मोशन है। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि स्लिप की वैल्यू 0 है। जब स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस टाइम पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी स्लिप वहां पे क्या है 0 है। तो उस टाइम पे आपका जो स्टेटर और रोटर दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके जो स्टेटर और रोटर दोनों किस पे रन कर रहे होंगे, सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि सिंक्रोनस मोटर में होता है। ठीक है, लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्लिप आपको क्या बताती है, स्लिप आपको ये बताती है कि आपके स्टेटर और रोटर के बीच में रिलेटिव जो कितना रिलेटिव मोशन है, कितना रिलेटिव मोशन है। यदि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी स्टेटर और रोटर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि वहां पे स्लिप की वैल्यू 0 है, तो जो आपकी जो स्टेटर और रोटर है दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो स्थिति है वो केवल सिंक्रोनस मोटर में होती है, ऐसा जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट आता है, यह हमारा था मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ 2 पॉइंट और हैं। It can also be seen that theoretically, speed of an AC motor can be varied. Speed of an AC motor can be varied infinitely by changing the frequency. By changing the frequency. Manufacturers guidelines should be referred for practical limits to speed variation. With the addition of variable frequency drive,
variable frequency drive, variable frequency drive, variable frequency drive, the speed of the motor can be decreased, the speed of the motor, speed of the motor, the speed of the motor decreases as well as increases, decreases as well as increases, increases. It can also be seen that theoretically speed of an AC motor can be varied infinitely by changing the frequency. यानी कि ये theoretically देखा गया है कि जो AC मोटर की जो स्पीड है उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के द्वारा वेरी करा सकते हैं। ठीक है, यदि AC मोटर की स्पीड को वेरी कराना चाहते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के द्वारा AC मोटर की स्पीड को वेरी कर स्पीड को AC मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, manufacturer guidelines should be referred for practical limits to speed variations. मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइंस है वो प्रैक्टिकल लिमिट्स के लिए शामिल होनी चाहिए टू स्पीड वेरिएशन, यानी स्पीड में वेरिएशन कराने के लिए जो मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइंस है उसके प्रैक्टिकल लिमिट्स के लिए शामिल होनी चाहिए। With the addition of variable frequency drive and variable frequency drive को उपयोग में लेके variable frequency drive को ऐड करके यानी कि उपयोग में लेके the speed of the motor decreases as well as increases, यानी variable frequency drive जो है उसको ऐड करने के द्वारा या उसको उपयोग में लेने के द्वारा जो स्पीड है एसी मोटर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। मोटर की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? बाय द यूज ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेस एज वेल एज इंक्रीजेस। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के उपयोग के द्वारा मोटर की स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज हम कर सकते हैं इसके उपयोग के द्वारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को काम में लेके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पावर फैक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा पावर फैक्टर। इसके बाद में हमारा आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर द पावर फैक्टर ऑफ मोटर इज गिवन बाय the power factor of the motor is given by cos phi बराबर active power upon apparent power KV, which is called P upon S. As the load on the motor comes down, as the load on the motor comes down, as the load on the motor comes down, the magnitude of active current reduces. The magnitude of active current reduces. Magnitude of active current reduces. However, there is no corresponding reduction in. However, there is no corresponding reduction in the corresponding reduction in the magnetizing current which is proportional to magnetizing current which is proportional to which is
is proportional to supply voltage with the result supply voltage with the result that the motor power factor reduces motor power factor reduces with a reduction in applied load with a reduction in applied load induction motors especially those operating below their rated capacity are the main reason for low power factor in electric system. Low power factor in electric system. Low power factor in electric system. So the next topic है हमारा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर के बारे में हमने स्टडी किया था। तो पावर फैक्टर हमारा जो फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का, द कोसाइन एंगल बिटवीन, जो हमारा एक डेफिनेशन है, तो कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। इसके अलावा पावर फैक्टर cos phi बराबर R अपॉन Z रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस का रेशियो भी पावर फैक्टर होता है। यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर का तीसरा जो डेफिनेशन है cos phi बराबर एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का रेशियो क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। सो द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज गिवन बाय, मोटर का जो पावर फैक्टर है वो निम्न प्रकार दिया जाता है cos phi बराबर kW अपॉन kVA, यानी एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। P is the kW is एक्टिव पावर एंड kVA means kVA को रिप्रेजेंट करते हैं, एपरेंट पावर को रिप्रेजेंट करते हैं S के द्वारा। तो cos phi बराबर kW अपॉन kVA which is equals to P upon S। As the load of the motor comes down, the magnitude of active current reduces। जैसे ही लोड मोटर पे आता है तो एक्टिव करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होता है। However, there is no corresponding reduction in the मैग्नेटाइजिंग करंट। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट में इसके सापेक्ष कोई भी रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसके सापेक्ष मैग्नेटाइजिंग करंट में कोई भी रिडक्शन नहीं होता है। There is no corresponding reduction in the magnetizing current, which is proportional to supply voltage, जो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। with the result that the motor power factor reduces। इससे परिणामस्वरूप मोटर का जो पावर फैक्टर है वो रिड्यूस होता है with the result रिडक्शन इन अप्लाइड लोड, यानी अप्लाइड लोड में रिडक्शन होने के साथ जो मोटर का पावर फैक्टर है वो रिड्यूस होता है। इंडक्शन मोटर स्पेशली दोज ऑपरेटिंग बिलो देयर रेटेड स्पीड, यानी इंडक्शन मोटर स्पेशली वो जो अपनी रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर जो है रन कर रही है, स्पेशली दोज ऑपरेटिंग बिलो देयर रेटेड स्पीड। ऐसी मोटर्स जो अपनी रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर ऑपरेट कर रही है आर द मेन रीजन फॉर पावर फैक्टर और लो पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक सिस्टम। एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम में लो पावर फैक्टर होने का मेन रीजन यही है कि जो भी मोटर है वो अपनी रेटेड स्पीड से कम स्पीड पर ऑपरेट कर रही है। ये वाला सबसे मेन रीजन है पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम में पावर फैक्टर के लो होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा हाइयर होना चाहिए। और पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमने
हमने पढ़ा था शंट कैपेसिटर कहाँ मिल सकते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमेशा हमारे सिस्टम का हाइयर होना चाहिए। पावर फैक्टर लो कब होता है, पावर फैक्टर लो कब होता है, जब हम अपने किसी इक्विपमेंट को या लोड को उसकी रेटेड कैपेसिटी से बिलो पर रन कराते हैं तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर लो कब होता है, जब हम कोई भी इक्विपमेंट को या कोई भी लोड को, किसी भी लोड को या कोई भी इक्विपमेंट को हम उसकी रेटेड कैपेसिटी से कम रेटेड कैपेसिटी से बिलो हमसे रन करा रहे हैं तो वहां पे पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, उसकी रेटेड कैपेसिटी से कम कैपेसिटी पर उसे रन करा रहे हैं तो वहां पे उसका पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे इफेक्ट क्या आएगा, आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। यदि आपका जो पावर फैक्टर लो है तो इससे आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज में जनरेटिंग पावर प्लांट में लो पावर फैक्टर के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए जो जनरेटिंग पावर प्लांट है जो आपको ये कहते हैं कि आप अपने लोड को हाइयर पावर फैक्टर पे रन कराइए, यानी कि आप इसलिए जनरेटिंग पावर प्लांट है वो आपको कहते हैं कि आप अपने लोड को हाइयर पावर फैक्टर पर चलाइए। इसके लिए वो आपको सब्सिडी देते हैं, और यदि आप जितना आप अपने लोड को लो पावर फैक्टर पे चलाओगे तो जैसे इंडस्ट्रियों में आपको क्या देनी पड़ती है, पेनल्टी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, पेनल्टी। और यदि जनरेटिंग पावर प्लांट आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप अपने लोड को चलाइए लेकिन हाइयर पावर फैक्टर पे चलाइए, वो आपको इसके लिए सब्सिडी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इंडस्ट्री में देखें, यदि आपकी जो लोड है वो लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है तो उसके लिए इंडस्ट्री को पेनल्टी देनी पड़ती है। इंडस्ट्री का जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, मोस्टली मैंने आपको बता दिया जो है पावर फैक्टर क्या होता है, लो पावर फैक्टर कब होता है, जब कोई भी इक्विपमेंट को या कोई भी लोड को उसकी रेटेड कैपेसिटी से बिलो पे रन कराओगे तो वहां पे पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, वहां पे पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। ठीक है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए शंट कैपेसिटर उपयोग में ले सकते हो, सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ चुके हैं, हम पुराने लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। ठीक है, और पावर फैक्टर को यदि हम जनरेटिंग पावर प्लांट में जो है जनरेटिंग पावर प्लांट है वो आपको ये कहते हैं कि आप वो मोटिवेट करते हैं कि आप अपने लोड को हाइयर पावर फैक्टर पर चलाइए, इसके लिए वो आपको सब्सिडी देते हैं। अदरवाइज यदि आप लो पावर फैक्टर पे आप चलाओगे तो आपको सीधा पता है पावर फैक्टर कम होने की वजह से आपका आयुष का लॉसेज ज्यादा होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपको लो पावर फैक्टर पे चलाओगे इंडस्ट्री में अपने लोड को तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।